नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका मारू राजस्थान में। तो बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए 73 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। संभवतः यह देश में कोरोना के इस वेरिएंट से दूसरी मौत है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा है कि मौत पोस्ट कोविड निमोनिया से हुई है। बुजुर्ग की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। साथ ही 21 और 22 दिसंबर को जांच में ये नेगेटिव हो गए थे। 25 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई थी। डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा है कि उन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म भी था। ऐसे में शरीर पर वायरस असर डालता है। साथ ही अगर डायबिटीज जैसी बीमारी हो तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। राजस्थान में ओमिक्रॉन के अब तक 69 मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में राजस्थान देश में 5वें नंबर पर है और उदयपुर में ओमिक्रॉन के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि 27 दिसंबर को उदयपुर में ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया था। इससे पहले 25 दिसंबर को 3 मामले उदयपुर में सामने आए थे। इनमें पति पत्नी और एक 68 वर्षीय महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि 73 वर्षीय बुजुर्ग ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने वाले चौथे व्यक्ति थे। उदयपुर एमबी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया है कि बुजुर्ग का इलाज हमारे ही अस्पताल में हो रहा था। 15 दिसंबर को उन्हें भर्ती कराया गया था। पहले से उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म था। इसके चलते वे हाई रिस्क पर थे और इन्हें वही लक्षण थे जो आमतौर पर कोरोना संक्रमित रोगियों को होते हैं। मृतक बुजुर्ग एमबी अस्पताल में ही कंपाउंडर भी रहे थे। तो महाराष्ट्र में भी गुरुवार को 52 साल के व्यक्ति की मौत ओमिक्रॉन से हुई थी। वे 2 हफ्ते पहले नाइजीरिया से लौटे थे और उनका कोविड टेस्ट भी करवाया गया था। वहीं जयपुर में कोरोना कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लाइव ओपन बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सैंपलिंग बढ़ाने के लिए अफसर को फटकार लगाई। गहलोत ने कहा कि पिछले 7 दिन में इतने ज्यादा कोरोना केस आ गए, लेकिन सैंपलिंग के फिगर 3 से 4 हजार के ही बीच हैं। क्या आपके दिमाग में यह बात नहीं आती कि सैंपलिंग बढ़ानी चाहिए? क्या आपको 10,000 सैंपल नहीं लेने चाहिए? वहीं मीटिंग के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने कहा कि दुनिया का ट्रेंड देखते हुए राजस्थान में अगले 1 महीने में 40 से 50 हजार कोरोना पॉजिटिव केस आ सकते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि ये कौन तय करता है, आपके इतने केस आ गए तो सैंपल क्यों नहीं बढ़ाए? राजस्थान में केवल जयपुर में ही ऐसी जगह है जहां इतने ज्यादा केस आ रहे हैं। यह प्रदेश की राजधानी है, इसे आप हल्के में मत लेना। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हालात देखें आपने, वहां कितने केस आ रहे हैं। यह हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं होगा। जर्मनी, अमेरिका में हाहाकार मच गया है। सैंपलिंग बढ़ाकर हालात काबू कीजिए। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना से मौत के आंकड़े नहीं छुपाएं। 10 दिन में 83 से बढ़कर 521 पॉजिटिव होना हमारे लिए अलार्मिंग है। मानसरोवर, वैशाली, सुडाला में केस ज्यादा हैं। कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का कोई तुक नहीं है। हमें आंकड़े नहीं छुपाने हैं। कहा जा रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आंकड़े रोज जारी करें तो ठीक रहेगा। बैठक में जयपुर कलेक्टर ने कहा कि जयपुर शहर को 23 भागों में प्लान किया गया है। ज्यादातर मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं और पहले की तरह कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर घर दवा पहुंचा दी जाएगी। 31 जनवरी से पहले ही सबको डबल डोज लगवा देंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिलावर ने कहा है कि कांग्रेस शासन में राजस्थान बलात्कारियों का अड्डा बन गया है। पुलिस स्टेशन, स्कूल, घर या अन्य जगह पर हमारी और आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिलावर ने कहा कि पुलिस जबरदस्ती उन्हें उठाकर ले जाती है, फिर चौकी में ले जाकर रात में महिला के साथ अधिकारी कर्मचारी बलात्कार करने की कोशिश करता है। डीएसपी अपनी मनमर्जी से रिपोर्ट लिखता है और फिर धमकाकर 161 के बयान करा देता है। हाल ही में बूंदी जिले के महिला थाने के इंचार्ज ने दहेज प्रताड़ना की फरियाद लेकर पहुंची महिला से अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघ दी। पीड़िता को कभी फूलजड़ी, कमसिन कली और पटाखा तक कहा गया, लेकिन सरकार ने अभी तक आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार नहीं किया। दिलावर ने कहा कि एसएचओ शौकत खान भगवान राम का नाम नहीं लेता। इसकी जाति के लोग कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट देते हैं, इसलिए उनको नाराज नहीं करने के लिए बहाना बनाया जा रहा है। जबकि मैंने भाषण में कुछ कह दिया था तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस घूम रही है। ये बड़ी बातें उन्होंने अपने इस वीडियो बयान में कही हैं। वहीं जयपुर कोरोना का फिर से एपिसेंटर बन रहा है। यहां दिसंबर के 30 दिन के अंदर कोरोना के केस 708 मिले हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें 97% केस शहरी सीमा में मिले हैं।
एरिया वाइज स्थिति देखें तो 10 ऐसे क्षेत्र हैं जो बड़े हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले 30 दिन में यानी कि 1 से 30 दिसंबर तक 395 मरीज आए, जो राज्य के 25 जिलों में मिले कुल 136 मरीजों की संख्या से दोगुने हैं। जयपुर सीएमएचओ की रिपोर्ट देखें तो वैशाली नगर, मानसरोवर, सोडाला, सी स्कीम, आदर्श नगर, अजमेर रोड, मालवीय नगर, लालकोठी, जगतपुरा और बनी पार्क सबसे बड़े हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में कोरोना के 29 दिनों में 20 या उससे ज्यादा केस मिल चुके हैं। वैशाली नगर एरिया सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है, जहां अब तक 72 केस रिपोर्ट हुए हैं। वहीं राजस्थान में कुल 9,56,019 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,46,283 लोग रिकवर हो गए। 8,963 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान की स्थिति देखें तो 33 में से 25 ऐसे जिले हैं जिनमें 30 दिन के अंदर कुल 148 मरीज मिले। इनमें बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक शामिल हैं। इन जिलों में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले 29 दिनों में 20 केस भी मिले हों। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो मानसरोवर, वैशाली नगर में बड़ी संख्या में मॉल हैं, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है और इसके अलावा यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए थे और उनके संपर्क में आने पर कई लोग पॉजिटिव हो गए। राजस्थान की सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक मानसरोवर एरिया में भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स रहते हैं। यहां मध्य मार्ग, विजय पथ, थड़ी मार्केट में सुबह शाम लोगों की भीड़ जुटती है। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने से ज्यादा खतरा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रीट 2022 भर्ती परीक्षा में 20,000 शिक्षक भर्ती होंगे। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की बैठक में टीचर्स भर्ती बढ़ाने के लिए पद बढ़ाने का अब फैसला किया गया है। इसके तहत प्रदेश में 14 और 15 मई को रीट 2022 का आयोजन किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले के बावजूद बेरोजगारों का विरोध जारी है। उनका कहना है कि सरकार वर्तमान में चल रही रीट 2021 भर्ती प्रक्रिया में ही पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करे। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए बताया कि साल 2022 में 14 और 15 मई को रीट परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया गया है, जिससे प्रदेश को करीब 20,000 नए शिक्षक मिल सकेंगे और इस भर्ती में विशेष शिक्षकों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों की समस्याओं को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हल करने के लिए समयबद्ध रूप से कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर शाम को ही शिक्षा विभाग की बैठक में कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए खोले जा रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर लोगों में अच्छा फीडबैक है। इन स्कूलों को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाएं। साथ ही इसका विश्लेषण करें कि आवश्यकता के आधार पर किन किन क्षेत्रों में और अधिक संख्या में इस टाइप के स्कूल खोले जा सकते हैं। इन स्कूलों में अंग्रेजी में अध्यापन की योग्यता रखने वाले शिक्षक लगाए जाएंगे। इसके लिए भर्तियों में उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं पर्यटन नगरी जैसलमेर में हर साल की तरह इस बार भी 31 दिसंबर की शाम रंगीन रहेगी। हर होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में न्यू ईयर के स्वागत के लिए कई तरह के आयोजन किए जाएंगे। जैसलमेर के सभी होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट में नए साल को मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सम और खुहड़ी में नया साल बनाने के लिए अब तक करीब 1 लाख सैलानी आ चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट समेत कई लोक कलाकार और प्रसिद्ध बैंड धमाल करेंगे। राजस्थानी फूड समेत लजीज खानों और मिठाइयों से सैलानियों का स्वागत कराया जाएगा, उनका मुंह मीठा किया जाएगा। वहीं सम के रेतीले टीलों पर सजे रिजॉर्ट में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पर्यटन व्यवसायी मयंक भाटिया का कहना है कि इस बार कोरोना को भुलाने के लिए हमने ग्रैमी अवार्ड विजेता पंडित विश्व मोहन भट्ट को खास तौर पर इनवाइट किया है, जो अपनी मोहन वीणा से लोगों का दिल जीत लेंगे। इसके साथ ही कई और मशहूर बैंड, जैसलमेर के लोक कलाकार अपनी कलाओं से लोगों का मनोरंजन करेंगे। जैसलमेर के 450 के करीब होटल और रिजॉर्ट में इस इवेंट के आयोजन किए जाएंगे। नए साल 2022 का स्वागत करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा सैलानियों के जैसलमेर में जुटने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि शानदार सीजन से पर्यटन व्यवसायियों के दिल बहुत खुश हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना का दंश झेल रहे पर्यटन व्यवसायी अब सैलानियों की अच्छी आवक से बहुत ज्यादा खुश हैं। उम्मीद करते हैं कि कोरोना फिर न लौट आए।
वहीं अजमेर जिले में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर बैंक और पुलिस आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। पुलिस लाइन में सेमिनार आयोजित किया गया है और जिसमें पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान मुंह बंद रखो अभियान की भी शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अजमेर के पुलिस लाइन में प्राइवेट बैंक प्रबंधन द्वारा सेमिनार आयोजित करवाई गई है, जिसमें पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया गया, जिससे कि वो आम जनता को इसे लेकर जागरूक कर सकें। सेमिनार में अजमेर एसपी विकास शर्मा के साथ ही जिले के अलग अलग स्थानों से पहुंचे पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा कई जानकारियां दी गई कि किस तरह से फ्रॉड होने पर बैंक से कैसे संपर्क किया जा सकता है। एसपी विकास शर्मा ने बताया है कि देश अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब साइबर क्राइम भी लगातार देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बैंकों द्वारा आम जनता को लगातार जागरूक करने के साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर लोग फिर भी अपनी मेहनत की कमाई गुमराह होकर लुटा देते हैं। ऐसे में आम जनता इससे जागरूक हो, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर बैंक प्रबंधन और पुलिस की ओर से सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। तो बताया जा रहा है कि सभी ग्राहकों को ऑनलाइन जानकारी देने के लिए मुंह बंद रखने का संदेश उस प्राइवेट बैंक की तरफ से दिया गया है और इसके पोस्टर बनाकर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन का कहना है कि बैंक किसी भी तरह की जानकारी मोबाइल फोन या फिर अन्य माध्यम से नहीं देता है, लेकिन इसके बावजूद भी बदमाश ऑनलाइन जानकारी मांगते हैं और उन्हें ग्राहकों द्वारा दे भी दिया जाता है, जिसके चलते उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। ऐसे में इन सभी जानकारियों को लेकर मुंह बंद रखने की आवश्यकता है और इसी का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं टोंक जिले में पिछले दिनों कोरोना के केस आने के बाद भी लोग दूसरी डोज लगाने में लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जिले में अब तक करीब 65% लोगों ने ही कोरोना की दूसरी डोज लगवाई है, जबकि करीब 87% लोगों ने पहली डोज लगवाई है। लोगों की वैक्सीनेशन के प्रति उदासीनता के चलते मेडिकल विभाग ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। जानकारी के मुताबिक जिले में 10,65,366 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा और किया गया था और इस अभियान को 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन 100% टीकाकरण नहीं हो पाया है। अभी तक 9,21,550 लोगों को पहली डोज और 6,95,009 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने में टोंक जिला प्रदेश में 17वें और दूसरी डोज में 15वें स्थान पर है। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने बताया कि वैक्सीनेशन को और ज्यादा गति देने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अलवर में 7 और 10 साल की 2 बेटियां अपने पिता के शव को लेकर थाने के बाहर बैठी हुई हैं। मृतक के भाई और बहन बिलखते हुए पुलिस पर पहले दिन एफआईआर दर्ज नहीं करने और आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। अब परिजनों के साथ ग्रामीण भी पुलिस की ढिलाई के विरोध में हंगामे पर उतर आए। थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया गया। मामला एमआईए के खेड़ली सैयद गांव का है, जहां 27 दिसंबर को किराना दुकानदार महादेव के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने सरिया और डंडों से मारपीट की और उसके बाद घायल अवस्था में 3 दिन के बाद घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक महादेव के भाई ने बताया है कि वो खुद घायल को थाने लेकर एफआईआर दर्ज कराने गया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद महादेव को अलवर ले जाया गया और वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया। अब जयपुर में इलाज के दौरान महादेव की मौत हो गई। उसके बाद परिजन शव को लेकर थाने के बाहर आ गए, जहां पुलिस पर समय पर मुकदमा दर्ज नहीं करने, आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगाए गए। ये भी आरोप है कि पुलिस ने पैसे ले लिए, इसलिए आरोपी को नहीं पकड़ा गया। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव वापस लेकर चले गए हैं। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जिनकी लापरवाही रही है उनके खिलाफ जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने हमला करके हत्या की है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। परिजन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 27 दिसंबर को पानी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था, जिसमें महादेव को चोट लगी थी और इसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज किया जा चुका है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बने राणा प्रताप सागर बांध से फिर से बिजली प्रोडक्शन शुरू हो गया है। पानी की ताकत से चलने वाले बिजली घर की यूनिट 1 को चालू कर बिजली प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। पूरी कैपेसिटी में चलने पर इस यूनिट से रोजाना 10.32 लाख यूनिट बिजली बनेगी। वहीं मानसून के दौरान 14 सितंबर 2019 को भीषण बाढ़ में पन बिजली घर की चारों यूनिट्स पूरी तरह पानी में डूब गई थी। 51 साल पुरानी यूनिट से फिर से बिजली प्रोडक्शन के लिए सरकार ने स्कीम चलाई। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के इंजीनियर्स ने मरम्मत करके यूनिट 1 से बिजली प्रोडक्शन शुरू करने में कामयाबी हासिल कर ली है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने पन बिजली घर के सभी इंजीनियर्स और कर्मचारियों को इसके लिए बधाई दी है। उन्होंने जल्द ही इस बिजली घर की यूनिट नंबर 4 से भी बिजली प्रोडक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही यूनिट 4 से भी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और इसके बाद बाकी यूनिट्स पर भी काम होगा। आपको बता दें कि साल 1968 में चंबल नदी पर बने राज्य के राणा प्रताप सागर बांध पर 43 मेगावाट की 4 यूनिट लगाकर 172 मेगावाट कैपेसिटी के पन बिजली घर का उद्घाटन तब प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी जी ने किया था। साल 1968 के बाद से इस बिजली घर से 2365 करोड़ यूनिट की सबसे सस्ती और पर्यावरण फ्रेंडली ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा चुका है। इस बांध की सबसे बड़ी खासियत है कि यह डैम सर्वाधिक क्षमता वाला बांध है। इसकी भराव क्षमता 352.81 RL मीटर है।